Hello friends, myself Kiran. Welcome to my YouTube channel Kranti the Revolution. Today we will start rest part of Vedic period. We completed a uncompleted economic structure. So let's complete it. Okay. Guys, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखो अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे कि एनिमल रेयरिंग उनका चीफ एक्टिविटी रहता था. ओके. जो एनिमल रेयरिंग थी वो चीफ एक्टिविटी, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में चीफ एक्टिविटी उनकी क्या हो गई थी? एग्रीकल्चर. परमानेंट सेटल भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. इधर पास्चुरल भी चलता था. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ईट करते थे वो लोग, एट खाते थे. एग्रीकल्चर यानी कृषि क्या कहते हैं इनकी? गोधुमा और यावा. गोधुमा यानी कि वीट, यादवा यानी कि बार्ली. इनके अलावा और कोई एग्रीकल्चर कृषि क्रॉप ये जानते नहीं थे. कोई फसलें और कोई उगाते नहीं थे. सिर्फ दो ही फसलें होती थी, वो क्या थी? वीट एंड बार्ली. ओके. एंड लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? कोई इनका पहले तो ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है. एक नई तरीके की फसल मिलती है, उसका नाम यहाँ दिया गया है लेटर वैदिक पीरियड में या पोस्ट वैदिक पीरियड में. क्या? ग्रीव यानी कि राइस. ओके. जो कि इम्पोर्टेंट है. और ये लोग कॉपर यूज़ करते थे, जबकि इधर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है आपको अर्ली वैदिक पीरियड में. यूज़ ऑफ श्याम एंड कृष्ण अय्यस, वो कॉपर कहा गया है. एंड ब्लैक मेटल, उसे आयरन कहते हैं. ओके. लेटर वैदिक पीरियड में एक पॉटरी मिलती है, दो मतलब कई तरह की पॉटरी मिलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, लेकिन उसमें से जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी है उसे कहते हैं PWG. PWG अभी मैं बताऊंगी क्या होता है. PWG एक पॉटरी होती है, वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव तो है, लेकिन जो रेड वेयर पोएट्री है वो बहुत पॉपुलर है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलर तो रेड वेयर है, लेकिन डिस्टिंक्टिव कौन सी है? PWG. तो इसमें कंफ्यूज ना होना. ओके. अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी क्या कैसे है. ओके. ये देखो गाइज, VRW भी एक पॉटरी होती है. इसका फुल फॉर्म होता है ब्लैक एंड रेड वेयर. ओके. जो कि यूज होती थी कब? अर्ली पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में. इधर आयरन टेक्नोलॉजी आ जाती है और यह फर्स्ट टाइम नगर स्थापित करते हैं, यूज करते हैं. नगर वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज होता है. कहाँ होता है? सतपथ ब्राह्मण. सतपथ ब्राह्मण एक लेटर वैदिक टाइम की एक बुक है, उसमें नगर का फर्स्ट टाइम यूज होता है, नगर वर्ड का. ओके. आयरन टेक्निक का क्या रोल रहता है इसमें? आयरन टेक्निक किस लिए यूज करी होगी उन्होंने, ये हम अपना सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं. ओके. क्लियर द फॉरेस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर की, जमीन क्लियर करी. और मेजर पार्ट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, और वहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया. ओके. फसल उगाना शुरू कर दिया. तो जब बहुत सारी जगह में फसल उगाएंगे तो क्या होगा? चेंजेस इन सरप्लस, जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा. जैसे कि अगर तुम बहुत सारी जगह में खेतों में तुम फसल करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अनाज आएगा, ज़्यादा आएगा तो फिर तुम्हें रखने के लिए कुछ तो चाहिए. तो उसके लिए वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट यूज़ होता है. आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ एस्टेब्लिश होता है. ओके. इमर्ज होता है. तो इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या करते हैं वो लोग? पॉटरी बनाते हैं अपने पे अनाज वगैरह रखने के लिए, अलग अलग तरीके की चीज़ें रखने के लिए. पॉटरी 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी. रेड वेयर, ब्लैक सिप्ड. ओके. सॉरी, ब्लैक स्लिप्ड है ये, ब्लैक स्लिप्ड. PWG मैं अभी आपको बोल रही थी. PW यानी कि पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ये बहुत डिस्टिंक्टिव है. ओके. RW ब्लैक रेड वेयर. तो 4 तरीके की पॉटरी मिली है हमें लेटर वैदिक पीरियड में. RW भी मिला है, PGW भी मिला है, ब्लैक स्पिल्ड भी मिला है और रेड वेयर भी मिला है. और इसमें ये बहुत डिस्टिंक्टिव है. क्या? PGW पॉलिश्ड ग्रे वेयर. जबकि मोस्ट पॉपुलर क्या है? रेड वेयर. रेड वेयर अब मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये अफोर्डेबल होगी ऑब्वियसली. और PWG बहुत डिस्टिंक्टिव है, ये बहुत महंगी होगी तो बहुत कम मिली होगी. जब ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे तभी तो कोई चीज़ पॉपुलर हो सकती है. ओके. इस टाइम पे ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. ओके. ये इंडिया में सेकंड स्टेज थी अर्बनाइजेशन की. कब? लेटर वैदिक पीरियड में. ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी was mainly associated with the early Vedic pupil used for household. Okay. Role of
technology. What is the role of technology in ancient India? Let's study about technology. Okay, टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया. तो आयरन का यूज़ ऑब्वियसली यहाँ होने लगा था, तो आयरन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी. आयरन टेक्नोलॉजी ये क्लियर फॉरेस्ट करते हैं, इससे कल्टीवेशन करते हैं. कल्टीवेशन सरप्लस आता है, सरप्लस के बाद क्या करते हैं ये लोग, देखो सरप्लस के बाद देखो आर्ट एंड क्राफ्ट आता है. जब वो कहीं तो कहीं रखेंगे उसको, तो पॉटरीज बनाते हैं वो लोग. पॉटरीज ब्लैक स्लिप्ड BRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर. पॉलिश्ड ग्रे वेयर, रेड वेयर पॉपुलर था, मोस्ट डिस्टिंक्ट. मैंने यह भी लिख रखा है ऐसे कि लोग भूले ना. ये पार्टर सिस्टम यहाँ यूज होता था. ओके, however accordingly to the modern scholars the role of urbanization in second urbanization, the role of iron technology been exaggerated by the scholars because of the following points. Okay, the process of urbanization did not started before 800 BC in ancient India, and the visible urbanization was witnessed only from the 600 BCE in India. But the foundation of second urbanization in India led down towards the end of the later Vedic period. Okay, in the case of first urbanization, कौन, हड़प्पा, 6th century और 600 BCE. Okay, urbanization में iron did not play any role as the Harappan had no knowledge of the iron, but even though they achieved the apex of urbanization in proto history of India. नहीं है कि लोहे की वजह से ही अर्बनाइजेशन है, आयरन के रोल की वजह से ही, क्योंकि 6th सेंचुरी में उन लोगों को आयरन की नॉलेज ना होने के बावजूद भी वो काफ़ी अच्छा अर्बनाइज्ड सोसाइटी बन जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, तो नाउ वी स्टार्टेड रिलीजियस स्ट्रक्चर. आपने ये टेक्नोलॉजी देख लिया, इकोनॉमिकली देख लिया. अब वैदिक कल्चर का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था वो क्या था वो देखते हैं. चलिए, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड 3 भागों में डिवाइड करा है, और सबके अलग अलग आपको रिलीजियस स्ट्रक्चर दिखेंगे. ओके, तो देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है. पहले अर्ली वैदिक का समझ लेते हैं, फिर लेटर वैदिक का समझेंगे, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड का समझेंगे. ओके, तो देखो अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद ना बहुत रिलीजियसली माना, ऋग्वेद को ना रिलीजियसली बुक माना जाता है. ये रिलेटेड है किससे, ऋग्वेद से. अर्ली वैदिक पीरियड ना मतलब ऋग्वेद से ही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था क्या नहीं था, किसकी पूजा होती थी और किस तरीके से होती थी, क्यों होती थी. ओके, तो एंड मोस्ट डोमिनेंशियल जो थिंग है ना ऋग्वेद में, वो है आपकी मटेरियलिज्म. ऐसे कि गोल्ड, सन, कैटल एंड नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप होती थी. नेचुरल फोर्सेस को पॉलीथेस्टिक नेचुरलिज्म भी कहते हैं. जैसे कि आपका सन हो गया, रेन, विंड, मून, इन सब की पूजा होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में. ओके, जो कि आज भी कई लोग करते हैं, अभी तक चली आ रही है. इधर गॉड इंद्रा का आपको वर्णन मिलेगा, लिखा हुआ है उसमें गॉड इंद्रा के बारे में. इसे पुरंदर भी कहा गया. पुरंदर यानी कि डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स. गॉड इंद्र को डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहा गया है. ओके, तो ये देखिए आप, हम रिलीजियस स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आप कर ही चुके हो. और ये अगर आपने ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का कोई रोल नहीं था, फिर भी वो बहुत अर्बनाइज्ड थी, आपने ये कर लिया. तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं. इसमें देखो मैंने ये आपको भी समझा दिया था. अब हम इसका आगे जो पीछे लिखा वो देखो. ये देखो, एक होता है वृत्रहन. वृत्रहन गॉड होते हैं, वो इनेमी ऑफ ड्राउट, जो कि ड्राउट के इनेमी थे. मागलवन, ये वॉन्टियस ऑफ वन काइंड वन. अग्नि जो मीडिएटर होती है गॉड एंड कॉमन मैन के बीच में. वरुण को गॉड ऑफ वाटर कहा गया है. इनका दूसरा नाम है अहुरा माजदा. ओके, वरुण का दूसरा नाम क्या है, अहुरा माजदा. और इंद्र का दूसरा नाम क्या है, पुरंदर, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट है. ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजियस स्ट्रक्चर. ओके, इधर ये आपका अर्ली वैदिक हो गया था, जिसमें ऋग्वेद का इंपॉर्टेंस है. उसमें आपको गोल्ड, सन, कैटल का इंपॉर्टेंस है. इधर रेन, सन, वाइंड की पूजा होती थी. इंद्र को मानते थे ये लोग, गॉड्स को मानते थे. किस किस गॉड्स को मानते थे वो भी डिस्कस किया हमने. ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की. चलिए, लेटर वैदिक पीरियड
लेटर वैदिक पीरियड में एनिमल सेक्रीफाइस सैक्रिफिशियल रिचुअल बन गया था। एनिमल सेक्रीफाइस सैक्रिफिशियल रिचुअल था जो कि ब्राह्मण्स को पसंद नहीं था, ब्राह्मण्स नॉट लाइक। सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ब्राह्मण्स, उपनिषद, ये उपनिषद क्या है, ब्राह्मण्स का रिएक्शन था एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट में। ओके, जो कि उपनिषद क्रिटिसाइज करते हैं दिस प्रैक्टिस को। उपनिषद, व्हाट इज उपनिषद? उपनिषद है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, परमात्मा। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा परमात्मा है ना, वो किस उपनिषद में है? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद आपको आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट का ज्ञान कराएगा, नॉलेज मिलेगी आपको। एंड मुंडक उपनिषद में आपको सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है ना, जो आपको जो वो हर जगह तुम्हें आपको लिखने को मिलता है, सत्यमेव जयते। आप बहुत फेमस भी है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडक उपनिषद का है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ओके, एंड महाउपनिषद, गाइस आप लोगों को पता होगा जो G20 असेंबली सम्मेलन हुआ था, उसमें एक क्या कहते नीचे टैग लगा हुआ था, स्लोगन था वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम पता है आपको? महाउपनिषद से लिया गया था वासुदेव कुटुंबकम। ओके, तो इसको याद रखना, ये आ भी सकता है क्योंकि ना अभी इसी साल इसका ये वो हुआ था असेंबली, तो ये करंट में भी है। ओके, क्या? महाउपनिषद से वासुदेव कुटुंबकम। नाउ वी स्टार्टेड पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड 600 BCE टू 300 BCE। 600 BC 300 BC में क्या होता है? पॉलिटिकली चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि जो जन होता है ना वो चेंज हो जाता है महाजनपद में, जिसमें 16 महाजनपद बन जाते हैं। 16 महाजनपद में ऐसे भी मगध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल एम्पायर होता है। मौर्यंस में बहुत माइटी एम्पायर के रूप में उभर कर आते हैं। एंड सोशियो रिलीजियस में क्या है ना, 4 वर्ण सिस्टम आ जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड में। ओके, जैसे ब्राह्मण्स की ऑर्थोडॉक्सी जो होती है तो उनके अगेंस्ट में कौन आता है? हेटेरोडॉक्स, जो कि ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट होते हैं। कौन? हेटेरोडॉक्स सेक्ट। हेटेरोडॉक्स सेक्ट के अनुसार ये जैनिज्म में कितने थे? 363। हेटेरोडॉक्स सेक्ट कितने थे? 363। एंड बुद्धिज्म में 62। ओके, इम्पोर्टेंट हेटेरोडॉक्स जो सेक्ट है ना, वो देखो जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकनिज्म। ओके, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकिज्म। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्या रहता है यहाँ पे? जैसे कि आयरन टेक्नोलॉजी आई जाती है आपकी, जो कि लेटर में भी आ चुकी थी है। ओके, अर्बनाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है, अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन चल रहा होता है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड है वो क्या आता है? वेश्याज लोग ट्रेडर एंड मर्चेंट के रूप में इमरजेंस होते हैं, उभर कर आते हैं, वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाते हैं। कौन? वेश्याज, पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, तो इधर कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और न्यूमिस्मैटिक जो होता है ना, वो स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टोरी ऑफ छंदोग्य उपनिषद लेटर वैदिक पीरियड का है। ये स्टोरी है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सोल के ऊपर है। जैसे ये होते हैं उत्काला अरुणी, जो कि फादर होता है, एंड श्वेतकेतु सन होता है उनका। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में बहस होती है कि आत्मा और परमात्मा क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन ये श्वेतकेतु नहीं मानते हैं। और उत्कल अरुणी क्या होता है, देखो ये बहुत बड़े मतलब के ज्ञानी होते हैं। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। उत्कल अरुणी क्या बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, और वो सोचते हैं कि उनका बेटा भी एक ज्ञानी बने, लेकिन ये सोचा था पिताजी क्या कुछ भी करते रहते, एक राजा थे। तो ये बहुत दान देते थे, जो भी आता उन्हें दान में दे देते, जो कुछ मांगते उन्हें दान में दे देते थे। तो श्वेतकेतु को अच्छा नहीं लगता था, और वैसे भी इसके पास इतना ज्ञान भी नहीं था। तो पिताजी आप ये क्या करते रहते हो, क्यों धन को सारा वेस्ट करते रहते हो, कई एक दिन तो ऐसा आएगा कि मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो उत्कल अरुणी था वो इग्नोर करता रहा श्वेतकेतु को। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये इससे लड़ जाता है अपने पिता से, उत्कल अरुणी से, कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, ज़रूरत पड़ने पर तुम तो मुझे भी दान में दे दोगे। कि हाँ दे दूंगा। तो पिताजी ने कहा कि हाँ दे दूंगा। अब तो ये और ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है इसका,
ये पढ़ने जाता है तो 12 साल बाद लौट के आता, सोचता है मैं सबसे होशियार हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं सीखता है। मतलब देखो, जब कोई बच्चा बदतमीजी करे, उसे कुछ आता जाता ना हो, तो ऑब्वियसली पता सोचता है कि इसे पढ़ने भेज दो, चलो ज़्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन उत्कल अरुण ने क्या किया, इसे हॉस्टल में डाल दिया। किसको? श्वेत केतु को। हॉस्टल में जब ये 12 साल बाद पढ़ के आए, तब भी ये वैसे ही थे, नहीं गए थे तब भी वैसे ही थे। ठीक है। तो जब ये घर पे आए तो सबको बोला मैं 12 साल पढ़ के आया हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। तो बहुत होशियार हूँ, तो पिताजी ने एक क्वेश्चन कर दिया, अच्छा तुम होशियार हो तो फिर मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल हम नहीं पता। बोले पिताजी सब कुछ पढ़ाया पर यही नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो, सब कुछ पढ़ाया लेकिन ये नहीं पढ़ाया था। तो पिताजी कहते चलो मैं बताता हूँ। जो पेड़ होता है पीपल का, उसके जो फल होते हैं वो मंगवाया इससे। मंगवाने के बाद उसको फोड़वाया तो उसने तोड़ दिया। कहे पिताजी ये क्या आप करवा रहे हो? फिर उसमें से भी एक बीज को तोड़वाया। फिर पिताजी ये क्या करवा रहे हैं? वो भी तोड़ा। उसके अंदर एक पूछे क्या मिला? बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, बीज ही बीज, पहले तो बीज ही बीज दिखे, फिर बीज के अंदर कुछ नहीं दिखा। तो पिताजी ने कहा कि जैसे इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, आपको बीज, छोटा सा बीज होता है, उसको तोड़ोगे तो उसमें शायद ही कुछ दिखेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं दिखा। तो पिताजी ने कहा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी जब ये बीज जाता है तो इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है, जो कि दिखाई नहीं देता है लेकिन वो होता जरूर है। जब वो होता है तो उसका इफेक्ट सबको दिखता है, लेकिन जब देखो नहीं होता है ना, तब भी इफेक्ट दिखता है, और होता है तब भी दिखता है, लेकिन लोग उसे मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब आत्मा क्या है तुम सामने नहीं देख सकते कि आत्मा क्या है, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर देख सकते हो कि आत्मा है कि नहीं है। सेम कंडीशन श्वेत केतु, फिर समझ आता है कि उद्गल अरुणी बहुत अच्छे थे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे कि जो चीज़ आपको दिख नहीं हो रही होती है लेकिन है अस्तित्व में, वो बीज के अंदर भी कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उसे नहीं दिखा और वो दिखाई भी नहीं देगा। तो वही कॉन्सेप्ट एक सोल का है कि सोल है लेकिन दिखेगी नहीं। ओके, तो ये तो हुआ आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट। आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट हो चुका है, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड। ओके, तो पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम कल बात करेंगे। आज आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट हो चुका है, और आपका ये पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप कि कल ही ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। ओके, थैंक यू गाइज।